गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का इस व्याख्यान में स्वागत है। यहाँ पर हम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो नीति शतकम है, नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। भर्तृहरि द्वारा विरचित इस ग्रंथ के 13 श्लोकों का हम अध्ययन कर चुके हैं और 14वें और 15वें श्लोक का हम यहाँ पर अभी आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा प्रसंग चल रहा था कि हम भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम, जिसमें विभिन्न प्रकार की नीतियों के ऊपर चर्चा करी है, उसमें मूर्ख पद्धति का अध्ययन कर रहे थे। और यहाँ पर इसी क्रम में हम ये 14वां श्लोक पढ़ते हैं। तो देखिए इसको, वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वने चरहि सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनिष्यपि। तो यहाँ पर मूर्ख जन के संपर्क का निषेध करा है कवि के द्वारा, और कवि ने बोला है कि हमें मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ में संपर्क नहीं रखना चाहिए। इसका अन्वय हम देखेंगे। वने चरहि स दुर्ग पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वरम सुरेंद्र भवनेशु अपि मूर्ख जन संपर्क न वरम अस्ति। इसका शब्दार्थ देखेंगे। वनवासी वनेचरहि यानी वनवासी, कोल भीलों के सह यानी साथ, पर्वत दुर्गेशु पर्वतों के दुर्गम स्थानों में, भ्रांतम भटकना भ्रमण करना, वरम श्रेष्ठ है, किंतु सुरेंद्र भवनेशु इंद्र के भवनों में भी, मूर्ख जन संपर्क मूर्ख व्यक्ति से संसर्ग होना न वरम अच्छा नहीं है। हिंदी अनुवाद इसका देखेंगे। जंगलों में विचरण करने वाले कोल भील आदि के साथ पहाड़ों के दुर्गम स्थानों पर भटकना भी कहीं अच्छा है, परंतु मूर्खों के साथ इंद्र के प्रसादों में या भवनों में रहना भी अच्छा नहीं है। इसकी व्याख्या हम करेंगे तो कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मूर्ख लोगों से संसर्ग से बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी मूर्ख से हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, बुरा प्रभाव पड़ता है और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मूर्ख जनों के संसर्ग की अपेक्षा दुर्गम स्थानों पर भटकना अच्छा है, परंतु इंद्र के महलों में पहुंचकर मूर्ख लोगों का संपर्क अच्छा नहीं है। यानी यहाँ पर कवि के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर सज्जन पुरुषों की संगति आपको जंगल, बीहड़, वनेचर इत्यादि वन में भी मिल रही है तो आपको वो अपनानी चाहिए, ना कि मूर्ख जनों का साथ। मूर्ख जनों का साथ के लिए कवि ने उदाहरण दिया है कि इंद्र के महलों में पहुंचकर भी अगर आपको मूर्ख लोग मिल रहे हैं तो उन महलों को नकार देना चाहिए, क्योंकि मूर्ख लोगों का जो संसर्ग है वो आपको विभिन्न प्रकार की बुराइयों की ओर ले जाएगा, विभिन्न प्रकार की परेशानियों की ओर ले जाएगा। इसलिए यहाँ पर कवि ने मूर्ख जनों का संसर्ग जो है उसको त्यागने का जिक्र किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। शास्त्रोपस्कृतः शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेह गमा विख्यातः कवयो वसंती विषय यस्य प्रभु निर्धनः तज्जाड्यं वसुधापतिष्यः कवयो हर्यः विनापीश्वरः कुतश्यः स्यु कुपरीक्षिका हि मणयो चैर्धृतः पतितः। यहाँ हम इसका अन्वय देखेंगे। तो ये अन्वय में कहा गया है कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेगमः विख्यातः कवये यस्य प्रभु विषय निर्धनः वसन्ति हि तत्वसुधापतस्य जाड्यं हि कवयः अर्थविनापि ईश्वरः कुपरीक्षिकः कुत्सया सयु ये मणय अर्घतः पतितः। तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है कि अगर कोई किसी कवि को नहीं पहचान पाता है यदि कोई राजा, तो ये उसकी ही कमी है, ना कि कवि की। तो एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर इसका अर्थ करेंगे विस्तार से। तो शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह यानी व्याकरण आदि शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों वाली सुंदर वाणी है, जिसकी ऐसे शिष्य प्रदेय गमाह शिष्यों को देने योग्य, जिसमें शास्त्र दान ऐसे विख्याता यानी प्रसिद्ध कवि कविजन्य यश, जिस प्रभु राजा के विषय में या राज्य में निर्धना यानी दरिद्र होकर निवसंती निवास करते हैं,
तत् उसकी वह हालत वसुधा पतस्य है, यानी उस राजा की जाड्यम यानी मूर्खता है। ही यानी क्योंकि कवयः कविजन अर्थ विना अपि धन के बिना भी ईश्वराः यानी समर्थ है। ही यानी क्योंकि कुपरीक्षकः पूरे पार की व्यक्ति कुत्सयाशयु निंदा के योग्य है। यही जिन्होंने मणिया रत्नों को अर्धतः मूल्य से पतिता गिरा दिया है। यहाँ पर पुनः हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। जिसकी वाणी शास्त्रों द्वारा परिष्कृत शब्दों से सुंदर है, यानी जिनकी वाणी, कवियों के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है कि यानी जिन कवियों की जो वाणी है वो शास्त्रों द्वारा परिष्कृत शब्दों से सुंदर है, जो शिष्यों को शास्त्र ज्ञान की शिक्षा देते हैं। कौन देते हैं? कवि लोग। ऐसे प्रसिद्ध कवि जन जिस राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं, इससे उस राजा की मूर्खता सिद्ध होती है। यानी ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं, तो इससे राजा की मूर्खता सिद्ध होती है, क्योंकि विद्वान कवि धन के बिना भी पूज्य होते हैं। वस्तुतः वह मूर्ख परीक्षक ही निंदनीय है, जिन्होंने महारत्नों का उचित मूल्य नहीं आंका, उसका उचित आदर नहीं किया है। इसकी व्याख्या हम करेंगे कि विविध शास्त्रों के ज्ञान से प्रसिद्ध कविजन जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, वह राजा वस्तुतः निंदनीय है। विद्वान निर्धन होने से कभी निंदित नहीं होता है, अपितु वह राजा ही निंदित होता है जो विद्वानों का उचित आदर नहीं करता। मणि का मूल्य कम आंकने से उसका वास्तविक मूल्य नहीं घटता, अतः उसकी कम कीमत बतलाने वाला पारखी व्यक्ति ही अयोग्य माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि कोई राजा, और एक बार हम साधारण शब्दों में इसको समझेंगे कि अगर किसी राजा के राज्य में कवि निर्धन रहते हैं तो ये राजा की मूर्खता है कि वो उन कवियों का आदर नहीं कर पाया, क्योंकि कवियों की जो वाणी है वो शास्त्रों से उपस्कृत है और शिष्यों को उपदेश देने वाली है। तो ऐसे कवि जो ज्ञान के सागर में गोते लगाते हैं, ज्ञान में डूबे रहते हैं, तो उनको हमें मान सम्मान देना चाहिए, उनको धन इत्यादि देना चाहिए, ताकि उनकी जीविका अच्छी तरह से चल सके, निर्वहन हो सके। अगर किसी राजा के राज्य में कवियों का आदर नहीं करा जाता, उनको मान सम्मान नहीं दिया जाता, वो निर्धन रहते हैं, तो ये उस राजा की कमी है। यहाँ पर मणि का उदाहरण देके बताया है कि यदि कोई राजा, कोई भी पारखी व्यक्ति मणि के मूल्य को नहीं समझ पाता है, तो इससे मणि का मूल्य नहीं घटता, वो उसकी स्वयं की मूर्खता होती है कि वो इतना समझदार ही नहीं कि उस मणि का मूल्य लगा सके। तो यही बात यहाँ पर कवि ने बोली है। यहाँ पर छंद शार्दूल विक्रीणितम है और काव्यलिंग अलंकार इस श्लोक में है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।